स्वागत है। आज हम एक बहुत ही पर्सनल और कुछ हद तक डरावने अनुभव की गहराई में जा रहे हैं। ये कहानी है ओडिशा के एक एनसीसी कैंप की और इसे हम तक पहुंचाया है लक्ष्मी प्रिया ने। अच्छा। हमारे पास इसका जो स्रोत है वो लक्ष्मी प्रिया के अनुभव पर आधारित एक यूट्यूब वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें उन्होंने अपनी 9th क्लास के दौरान हुए मतलब मई 2023 में 10 दिनों के नेशनल कैडेट कोर एनसीसी कैंप का जिक्र किया है। अच्छा। और ये कैंप भी उनके घर के पास ही लगा था, घद्राक ऑटोनॉमस कॉलेज में। तो ऊपर से तो ये एक सामान्य एनसीसी कैंप जैसा ही था, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग, नए दोस्त। लेकिन लक्ष्मी प्रिया और उनके कुछ साथियों के लिए ये एक ऐसा अनुभव बन गया जिसे वो शायद ही कभी भूल पाए। तो चलिए इस अनुभव की परतों को खोलते हैं आज। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि जैसा लक्ष्मी प्रिया ने बताया है, उस जगह के कथित इतिहास, वहाँ का माहौल और उन घटनाओं के पीछे के संदर्भ को भी समझना है। ये देखना कि कैसे किसी जगह से जुड़ी कहानियां, वहाँ का माहौल लोगों के अनुभवों को एक शक्ल दे सकता है। हाँ, ये दिलचस्प होगा। तो कहानी शुरू होती है लक्ष्मी प्रिया के 9वीं क्लास के एनसीसी कैंप से। उनके लिए एक सहूलियत ये थी कि कैंप भद्रक ऑटोनॉमस कॉलेज में था, उनके स्कूल से बस 1 किलोमीटर दूर। अच्छा, पास में ही था। हाँ, और ये कैंप काफी बड़ा था। स्रोत बताता है कि करीब 20 कॉलेज और 30 स्कूलों के कैडेट्स आए थे। लक्ष्मी प्रिया के अपने स्कूल से भी 10 लड़कियां और 15 लड़के थे, तो काफी चहल पहल थी वहां। काफी लोग थे मतलब। बिल्कुल। और जैसा होता है एनसीसी कैंपों में, दिनचर्या एकदम सख्त। सुबह 4 बजे उठना, फटाफट तैयार होना, फिर 4:30 से 5 बजे तक पीटी यानी फिजिकल ट्रेनिंग। हाँ, वो तो होता ही है। फिर नहाना धोना, नाश्ता, फिर क्लासेस, दोपहर में लंच, थोड़ा आराम, फिर गेम्स, कंपटीशन वगैरह। शाम को कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे और फिर रात को सोना। दिन बस इसी रूटीन में निकल रहे थे। टिपिकल एनसीसी रूटीन। लेकिन यहीं पर एक बहुत जरूरी जानकारी सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत में है और जो बाद की घटनाओं को समझने के लिए जरूरी है, ऐसा लगता है। अच्छा, क्या बात यह है कि जिस बिल्डिंग में इन बच्चों को मतलब कैडेट्स को ठहराया गया था, उसका एक हालिया और कहना चाहिए कि दुखद इतिहास था। बताया गया है कि कुछ समय पहले ही, शायद 1-2 साल पहले, जब कोविड का पीक था, तो इस बिल्डिंग को कोविड मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया गया था। ओहो, अच्छा। और उस मुश्किल वक्त में जाहिर है वहां कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। तो ये जानकारी अपने आप में उस जगह के माहौल में एक भारीपन सा जोड़ देती है, आप समझ सकते हैं। लक्ष्मी प्रिया बताती हैं कि रात के करीब 11 बजे उनके सीओ साहब, कमांडिंग ऑफिसर, का राउंड लगना था। तो सब कैडेट्स मीटिंग के लिए जगे हुए थे। मीटिंग खत्म हुई करीब 11:30 बजे। सब अपने अपने कमरों में चले गए। रात के लगभग 11:45 बज रहे थे। लक्ष्मी प्रिया और उनकी कुछ दोस्तों को नींद नहीं आ रही थी, तो वो कमरे में बैठकर गेम्स खेल रही थी। ठीक है। उनके कमरे में खिड़की थी जिससे बिल्डिंग का दूसरा हिस्सा दिखता था, खासकर मेन गेट के पास वाला एरिया। खेलते खेलते अचानक लक्ष्मी प्रिया को लगा जैसे खिड़की के बाहर कोई है, कुछ हिला सा। वो उठकर खिड़की के पास गईं, बाहर देखने लगी और स्रोत के मुताबिक उन्हें सामने वाली बिल्डिंग के पास थोड़ी दूरी पर एक बहुत छोटा बच्चा दिखाई दिया। बच्चा मतलब कोई कैडेट भी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत छोटा बच्चा। और वो बच्चा बस उन्हीं को, मतलब लक्ष्मी प्रिया को एकटक घूर रहा था। इतना छोटा कि कैंप का कोई कैडेट हो ही नहीं सकता था। अजीब बात है। हाँ, उसे इस तरह घूरते देखकर लक्ष्मी प्रिया डर गईं, जोर से चिल्ला पड़ी। उनकी चीख सुनकर कमरे की बाकी लड़कियां भागी। पूछा क्या हुआ क्या हुआ? लक्ष्मी प्रिया ने कांपते हुए बताया कि बाहर एक बच्चा है जो उन्हें घूर रहा है। सबने मिलकर खिड़की से बाहर देखा, टॉर्च भी जलाई, काफी देर तक इधर उधर देखा, पर उन्हें वहां कोई नहीं दिखा, बिल्कुल खाली था। यहाँ ये सोचने वाली बात है। रात का वक्त, दिन भर की थकान और वो कोविड वाली बात भी शायद जहन में हो। क्या ऐसा हो सकता है कि डर या थकान ने मतलब आंखों को धोखा दिया हो? हाँ, उनके दोस्तों ने भी यही कहा कि शायद ज्यादा थक गई हो या अंधेरे में कुछ और देख लिया हो। लक्ष्मी प्रिया ने भी खुद को यही समझाने की कोशिश की कि चलो वहम होगा, और वो सोने चली गई। लेकिन जाहिर है ये बात उनके मन में कहीं अटक गई थी। बिल्कुल। फिर इसके ठीक 3 दिन बाद एक और अजीब घटना हुई। एनसीसी कैंप में रात को कुछ कैडेट्स की ड्यूटी लगती है ना, पहरेदारी की, ये देखने के लिए कि सब कमरों में है, कोई बाहर तो नहीं घूम रहा। हाँ, पेट्रोलिंग ड्यूटी। हाँ, वही। तो उस रात लक्ष्मी प्रिया के स्कूल के कैडेट्स की ड्यूटी थी।
ड्यूटी पर थी लक्ष्मी प्रिया, हाँ। उनकी एक दोस्त रूबी और उनके स्कूल के 2 सीनियर लड़के। ठीक। रात के करीब 12 बज रहे थे। लक्ष्मी प्रिया और रूबी सीढ़ियों पर बैठी थीं। सीनियर्स शायद दूसरी तरफ गश्त कर रहे थे। तभी दोनों को लगा जैसे कोई तेजी से कॉरिडोर में भागा, कोई परछाई सी गुजरी। उन्होंने फौरन देखा, पर कॉरिडोर खाली। उन्हें लगा शायद कोई दूसरा कैडेट होगा, चुपके से निकला होगा। हो सकता है। वह भी ये सोच ही रही थी कि थोड़ी देर बाद उन्हें पास के वॉशरूम एरिया से दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाजें आने लगीं। खटपट, जैसे कोई अंदर बाहर कर रहा हो। अच्छा। वो दोनों हिम्मत करके वॉशरूम की तरफ गईं। दरवाजा खोला, अंदर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे स्टॉल्स खाली थे। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। अब उन्हें थोड़ा डर लगने लगा। उन्होंने जाकर अपने सीनियर्स को ये बातें बताई। वो भागने की आहट, दरवाजे की आवाजें, पर कोई दिख नहीं रहा। सीनियर्स ने सुना पर शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बोले अरे कोई मजाक कर रहा होगा। हाँ, अक्सर यही सोचा जाता है। हाँ, या कहा कि हवा से दरवाजा हिल रहा होगा और उन दोनों को सोने भेज दिया। वो दोनों भी वापस कमरे में आकर सो गई। ये दूसरी घटना पहली से थोड़ी अलग है। पहली बार सिर्फ लक्ष्मी प्रिया ने देखा था। यहाँ 2 लोग एक साथ कुछ अस्पष्ट आवाजें और आहट महसूस कर रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे माहौल में वो डर, वो अनिश्चितता धीरे धीरे पनपने लगती है। और जब एक का अनुभव दूसरे से थोड़ा भी मेल खाता है तो डर को बल मिलता है। सीनियर्स का इसे शरारत समझना भी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि हम अक्सर तर्कसंगत वजह ढूंढते हैं। बिल्कुल। और ये डर अगले कुछ दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाला था, खासकर लड़कियों के बीच। कहानी का जो सबसे इंटेंस हिस्सा है वो कैंप के 6ठे दिन की रात को हुआ। लक्ष्मी प्रिया के कमरे की 2 और लड़कियां थीं, शोभा और आकृति। वो रात को वॉशरूम जाने के लिए निकली। उनके पीछे एक और लड़की, स्वाति, को भी जाना था, पर सीनियर्स ने कहा पहले ये दोनों आ जाएं, फिर तुम जाना। ठीक है। तो शोभा और आकृति वॉशरूम के अंदर गईं और वहां उनके साथ कुछ बहुत ही अजीब और डरावना हुआ। उन्हें वॉशरूम के अंदर से किसी के पायल पहनने और एक ही जगह पर पैर पटकने जैसी आवाज सुनाई दी। धम धम धम। पायल की आवाज और पैर पटकने की। हाँ, चलने की नहीं, जैसे कोई एक ही जगह खड़े होकर जमीन पर पैर मार रहा हो। पायल की छनक भी साफ थी। वो दोनों डर गई, पर वॉशरूम इस्तेमाल करने लगी। तभी उन्हें लगा जैसे बगल वाले तीसरे वॉशरूम स्टॉल के अंदर कोई है और धीमी आवाज में कुछ गा रहा है या गुनगुना रहा है। गाने की आवाज। हाँ, और पायल की धमधम भी लगातार आ रही थी। ये सब मिलकर इतना डरावना था कि वो दोनों बुरी तरह घबरा गईं। चीखते हुए वॉशरूम से बाहर भागी वो। और भागते हुए उन्हें लगा कि वो पायल की आवाज उनकी पीछे पीछे आ रही है, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। वो दौड़ती हुई, हाफती हुई और बहुत ज्यादा डरी हुई हालत में अपने कमरे में पहुंची। बाप रे। उन्होंने कमरे में बाकी लड़कियों को, स्वाति और लक्ष्मी प्रिया भी वहीं थी, ये सब बताया। उनकी हालत देखकर स्वाति, जिसे अब जाना था, और ज्यादा डर गई। उसने कहा मैं अकेले तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तब लक्ष्मी प्रिया ने हिम्मत दिखाई, कहा चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। हिम्मत की बात थी। हाँ, तो लक्ष्मी प्रिया और स्वाति एक साथ वॉशरूम गईं। लक्ष्मी प्रिया बताती हैं कि उनके साथ भी वही हुआ। उन्हें भी पायल की वही धमधम वाली आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य रूप से उनके पीछे चल रहा है। दोनों ने डरते डरते एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और इसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। खड़ी इंतजार कर रही थी। अचानक लक्ष्मी प्रिया को अपनी ही दोस्त रूबी की आवाज सुनाई दी। वही रूबी जो कमरे में सो रही थी। रूबी की आवाज वहां कैसे? हाँ। और आवाज ऐसी थी जैसे रूबी गुस्से में उसे बुला रही हो, लक्ष्मी लक्ष्मी। ये सुनकर लक्ष्मी प्रिया के तो होश उड़ गए। रूबी तो कमरे में है, वो यहाँ कैसे और इतने गुस्से में क्यों? वो इतनी डर गईं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि स्वाति अंदर है। वो चीखकर उल्टे पांव कमरे की तरफ भागी, स्वाति को वहीं छोड़कर। हाँ बिल्कुल, डर के मारे। हाँ। कमरे में पहुंची, देखा तो रूबी वाकई सो रही थी। लक्ष्मी प्रिया ने उसे हिलाकर जगाया, पूछा तूने मुझे आवाज दी थी अभी? गुस्से में बुला रही थी। रूबी नींद में झुंझलाकर बोली, पागल हो गई है क्या? मैं तो सो रही हूँ, मैं क्यों बुलाऊंगी? लक्ष्मी प्रिया अभी रूबी से बात कर ही रही थी कि तभी स्वाति गुस्से में भागती हुई कमरे में आई। आते ही वो लक्ष्मी प्रिया पर चिल्लाने लगी, लक्ष्मी तू पागल है? तुझे पता है मैं अंदर कितनी डरी हुई थी? और तू बाहर से दरवाजा खटखटा रही थी, मेरा नाम लेकर मुझे बुला रही थी, मुझे डरा रही थी। दरवाजा खटखटा रही थी? हाँ,
स्वाति ने कहा, जब मैंने डर के मारे दरवाजा खोला तो वहां थी भी नहीं। कहाँ चली गई थी? मजाक उड़ा रही थी मेरा। लक्ष्मी प्रिया तो हैरान। उसने कसम खाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, न दरवाजा खटखटाया, न आवाज दी। मैं तो खुद रूबी की आवाज सुनकर डर के मारे भाग आई। अब कमरे में एकदम कंफ्यूजन, डर और आपसी शक का माहौल। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। बिल्कुल, ये बिंदु जो है मनोवैज्ञानिक नजरिए से बहुत दिलचस्प है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कैसे बहुत ज्यादा डर और तनाव में हमारी इंद्रियां हमें धोखा दे सकती हैं। पायल की आवाज तो कई लोगों ने सुनी या महसूस की, पर आवाजें सुनना, दरवाजा खटखटाना, ये अनुभव अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से हुए। हाँ, बिल्कुल अलग। जिससे आपसी भ्रम और शक पैदा हुआ। इसे आप मास हिस्टीरिया या शेड डिल्यूजन का एक हल्का रूप कह सकते हैं, जहां एक ग्रुप में तीव्र भावनाएं और सुझाव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हर कोई डरा हुआ है, हर कोई अनहोनी की आशंका कर रहा है, और इस मानसिक हालत में सामान्य आवाजें या घटनाएं भी डरावनी लगने लगती हैं। स्रोत कहता है कि उस रात कमरे की सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डरी हुई थी। हाँ, जाहिर है डर इतना बढ़ गया था कि अगली सुबह इन लड़कियों ने हिम्मत करके कुछ सीनियर्स को रात की सारी घटनाएं बताईं। विस्तार से बताया, पायल की आवाज, पीछा करने का एहसास, रूबी और लक्ष्मी प्रिया को सुनाई दी वो आवाजें, दरवाजा खटखटाने वाला कंफ्यूजन। कुछ सीनियर्स ने तो वही किया जो पहले किया था, मजाक या वहम कहकर टाल दिया। कहा, अरे बास कुछ दिन बचे हैं, सब ठीक हो जाएगा, ज्यादा मत सोचो। टिपिकल। हाँ, लेकिन कुछ दूसरे सीनियर्स थे। शायद उन्होंने लड़कियों के चेहरे पर वो असली डर देखा, या शायद वो खुद भी कुछ जानते थे उस जगह के बारे में। उन्होंने इन लड़कियों को एक तरफ ले जाकर उस बिल्डिंग से जुड़ी एक कहानी सुनाई। ये वो ही कहानी थी जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था, कोविड सेंटर वाली। अच्छा, तो सीनियर्स ने वो कहानी बताई? हाँ, उन सीनियर्स ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी जैसा स्रोत में बताया गया है कि जब ये बिल्डिंग कोविड सेंटर थी तो यहाँ एक माँ और उसका छोटा बच्चा भी भर्ती थे। बच्चे की हालत बहुत सीरियस थी, माँ की थोड़ी बेहतर। नियमों के मुताबिक दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया। ये तो होता था उस समय। वो माँ लगातार डॉक्टरों, नर्सों से मिन्नतें करती रही कि उसे बच्चे के पास रहने दें या कम से कम एक बार मिलने दें, लेकिन इन्फेक्शन के डर से या नियमों की वजह से उसे हमेशा टाला गया। आज नहीं, कल देखते हैं, परसों शायद। ओए, ये तो बहुत मुश्किल रहा होगा। इसी इंतजार और बेबसी में उस छोटे बच्चे की मौत हो गई। जब माँ को ये पता चला वो पूरी तरह टूट गई। उसने जैसे जीना ही छोड़ दिया, खाना पीना सब बंद। स्रोत में इस बात पर जोर है कि बीमारी से लड़ने के लिए मन का मजबूत होना जरूरी है, पर बच्चे को खोने के गम ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी। स्वाभाविक है। वो पहले से बीमार थी और इस सदमे और अन्न जल त्यागने से बच्चे की मौत के मुश्किल से 2 दिन बाद उस माँ ने भी उसी बिल्डिंग में दम तोड़ दिया। ओह, माँ और बच्चा दोनों की वही मौत हो गई। बहुत ही दुखद। बहुत ज्यादा। और यहीं से वो स्थानीय मान्यता या थ्योरी जुड़ती है जिसके बारे में उन सीनियर्स ने बताया। हाँ, अब वो कनेक्शन समझ आ रहा है। ऐसा माना जाने लगा शायद आसपास के लोगों में या पहले के कैंपों में आए लोगों के बीच कि उस माँ और बच्चे की आत्मा उसी बिल्डिंग में भटक रही है। माँ जो शायद पायल पहनती थी, जिसकी आवाज लड़कियों ने सुनी, वो आज भी रात में अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है। शायद इसीलिए वो पायल पहने घूमती है, या बच्चों कैडेट्स का पीछा करती है, या उन्हें आवाजें सुनाई देती हैं। और वो छोटा बच्चा शायद माँ से डरकर या खेलते हुए भागता हुआ महसूस होता है, जैसा लक्ष्मी प्रिया ने पहली रात खिड़की से देखा था, या जैसा बाद में कॉरिडोर में भागने की आहट सुनाई दी थी। तो ये थ्योरी वहां प्रचलित हो गई। ये दिखाता है कि कैसे इतनी गहरी त्रासदी, अधूरी इच्छाएं और अचानक हुई मौतें किसी जगह से जुड़ी ऐसी लोक कथाओं और पैरानॉर्मल विश्वासों को जन्म दे सकती हैं। लोग फिर अनजाने में हुई घटनाओं को इन कहानियों से जोड़कर देखने लगते हैं, एक तरह का पैटर्न ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल। और अब आप सोचिए, 9वीं क्लास के ये बच्चे जो पहले ही इतने डरे हुए थे, ये दर्दनाक कहानी सुन के कितने ज्यादा सहम गए होंगे। हाँ, डर कई गुना बढ़ गया होगा। लक्ष्मी प्रिया बताती हैं कि कहानी सुनने के बाद उनका डर बस हद से ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कैंप के बाकी बचे 3-4 दिन बहुत ही ज्यादा डर और दहशत में बिताए। रात में तो कोई कमरे से बाहर निकलने की सोचता भी नहीं था। अगर कभी बहुत मजबूरी हुई, जैसे वॉशरूम जाना हो, तो अकेले दुक्के कोई नहीं, लड़कियां हमेशा 5-6 के झुंड में एक साथ जाती,
एक साथ वापस आती, वो भी डरे सहमे। समझ सकते हैं। आखिरकार जैसे तैसे वो आखिरी दिन भी बीत गए, कैंप खत्म हुआ, सबको सर्टिफिकेट मिले, सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन लक्ष्मी प्रिया कहती हैं कि वो उस 10 दिन के अनुभव को, खासकर उन रातों को, आज तक भूल नहीं पाई हैं। जब भी उन्हें वो घटनाएं याद आती हैं, वो बच्चा, वो पायल की आवाज, वो पीछा करने का एहसास, वो आवाजें, तो आज भी उनकी रूह कांप जाती है। जाहिर है इस अनुभव ने उन पर एक गहरा, शायद स्थायी मनोवैज्ञानिक असर छोड़ा। बिल्कुल। तो ये थी लक्ष्मी प्रिया की साझा की गई कहानी ओडिशा के भद्रक ऑटोनॉमस कॉलेज के उस एनसीसी कैंप की, जहां सम्मान्य ट्रेनिंग और रूटीन के बीच कुछ ऐसा घटा जिसने कई युवा मन में डर भर दिया। एक बच्चे का दिखना, पायल की डरावनी आवाजें, पीछा किए जाने का एहसास, और इन सब के पीछे एक माँ और बच्चे की दुखद कहानी का साया। ये पूरा किस्सा जो है कई परतें खोलता है। ये दिखाता है कि कैसे किसी जगह का इतिहास, खासकर अगर वो दुखद घटनाओं से जुड़ा हो, वो वहाँ रहने वाले लोगों की भावनाओं, उनकी धारणाओं और उनके अनुभवों को बहुत गहरे तक प्रभावित कर सकता है। डर, दूसरों से सुनी कहानियों का असर, जिसे हम सजेशन कहते हैं, थकान, तनाव और समूह में साझा किए गए अनुभव, ये सब मिलकर हमारी यथार्थ की समझ को मोड़ सकते हैं या कम से कम उस पर सवाल खड़े कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर आहट या परछाई का कोई अलौकिक कारण ही हो, पर डर के माहौल में हमारा मन ऐसी व्याख्याएं गढ़ने लगता है। हाँ, और ये साफ करना जरूरी है कि हमने आज की इस चर्चा में सिर्फ वही पेश किया है जो लक्ष्मी प्रिया ने अपने अनुभव के तौर पर साझा किया और जो स्थानीय कहानी या थ्योरी उस स्रोत में बताई गई। हमारा मकसद किसी भी दावे को सही या गलत ठहराना नहीं था, बल्कि उस अनुभव और उससे जुड़े जो संभावित मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू हैं, उन्हें सामने रखना था। बिल्कुल। और अंत में, जैसा हम अक्सर करते हैं, एक सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। इस तरह की कहानियों और अनुभवों के बारे में सुनकर क्या लगता है? क्या कुछ जगहों में वाकई अतीत की घटनाओं की कोई गहरी छाप रह जाती है? कोई ऊर्जा, कोई यादें जो संवेदनशील लोगों को महसूस होती हैं? या फिर ये मुख्यतः हमारा इंसानी मन ही है जो डर, अनिश्चितता या तीव्र भावनाओं की स्थिति में आसपास की सामान्य चीजों में भी पैटर्न, जुड़ाव और गहरे अर्थ ढूंढने लगता है?